गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम हमारा जो जीव विज्ञान का जो पार्ट है 22 है, मानव का पाचन तंत्र। पाठ का नाम है हमारा मानव का पाचन तंत्र। इसका पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो मानव का पाचन तंत्र है उसमें हमने सबसे पहले पाचन तंत्र की संरचना पढ़ ली। पाचन तंत्र की जो संरचना है उसमें हमने आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ पढ़ ली। उसके बाद में हम पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं और पाचन की क्रियाविधि में हमने सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण पढ़ लिया और दूसरा पॉइंट भोजन का पाचन पढ़ लिया। पाचन में हमने अलग अलग जो आहार नाल के विभिन्न भाग है, जैसे मोह में पाचन, आमाशय में पाचन, ग्रहणी में पाचन, इलियम में पाचन, ये सभी पढ़ लिए। अब उसके बाद में पढ़ेंगे हम पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण, तो अगला पॉइंट हमारा वो डालें आप, पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण के बारे में हम देखते हैं तो अधिकांश जो पचित पदार्थ है उनका जो अवशोषण है वो हमारा कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र। अधिकांश जो भोजन है, पचित भोजन है, उसका जो अवशोषण बताया गया है वो अवशोषण होता है कहाँ पर? क्षुद्रांत्र में पचित भोजन के अधिकांश भाग का अवशोषण होता है। वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ जैसे अल्कोहल और औषधियाँ, जो वसा में घुलनशील हैं कुछ पदार्थों के बारे में बताया गया है वो हैं जैसे कौन कौन से? औषधियाँ हैं या अल्कोहल है। इनका जो अवशोषण बताया गया है वो अवशोषण आमाशय में होता है और बृहदात्र है उसमें मुख्यतः जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर अवशोषण के बारे में हम बात करें, पचित भोजन का अवशोषण, तो मुख्य रूप से जो अवशोषण है वो क्षुद्रांत्र में होता है। इसके अलावा औषधियाँ और अल्कोहल जो वसा में घुलनशील पदार्थ हैं उनका जो अवशोषण है वो अवशोषण आमाशय में होता है और जो अतिरिक्त जल होता है उस अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है वो बृहदात्र में होता है। यानी बड़ी आंत का जो भाग है बृहदात्र, उसमें अवशोषण के बारे में बताया, मतलब अवशोषण होता है। ये जो चर्चा है वो हम कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं उसके बाद में कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अधिकांश जो अवशोषण है वो क्षुद्रांत्र में होता है। इसके बाद में किसका? अल्कोहल या औषधियाँ। अल्कोहल व औषधियाँ जो वसा में घुलनशील हैं उनका जो अवशोषण है वो होता है कहाँ पर? आमाशय में। इसके अलावा जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल, इससे जल का अवशोषण होता है बृहदात्र में। बृहदात्र में। अब श्लेष्मिक उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। कि हमारी जो श्लेष्मिक उपकला है उसकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो सूक्ष्मांकुर हैं, ये सूक्ष्मांकुर मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रूस बॉर्डर। क्या बनाते हैं? ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्मांकुर मिलकर के क्या करते हैं? ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये प्रत्येक रसांकुर है वो एक केंद्रीय लसिका कोशिका एवं रुधिर केशिकाएं होती हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुनना, प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका केशिका और रुधिर केशिकाएं। प्रत्येक रसांकुर में, जैसे मान लिया ये हमारा एक रसांकुर है, अब इस रसांकुर में एक तो होगी क्या? लसिका केशिका। लसिका केशिका और एक क्या होगी? रुधिर केशिका।
मतलब प्रत्येक रसांकुर में एक लसिका केशिका पाई जाती है और एक रुधिर केशिका पाई जाती है, रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड एमिनो अम्ल। अब पाचन के जो अंतिम उत्पाद हैं वो क्या है? मोनोसेकेराइड्स, एमिनो अम्ल, मोनोसेकेराइड, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल। इन सब का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है? रसांकुरों के द्वारा होता है। मतलब प्रत्येक रसांकुर एक केंद्रीय लसिका केशिका और रुधिर केशिका होती है जो पाचन के अंतिम उत्पादों का अवशोषण होता है। अवशोषण की जो मुख्य क्रिया विधि है वो सक्रिय अभिगमन एवं मिश्रण है। अवशोषण की जो मुख्य क्रिया विधि है उसे क्या बताया गया है? सक्रिय अभिगमन व विसरण। अवशोषण की जो मुख्य क्रिया विधि बताई गई है वो बताई गई है सक्रिय अभिगमन एवं विसरण की क्रिया के द्वारा जो पोषक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का, पचित पदार्थों का अवशोषण होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पित्त लवणों की जो अवशोषण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब अवशोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है किसकी? पित्त लवणों की। पित्त लवणों की अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब पित्त लवणों की जो है अवशोषण में इसको महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। पित्त लवणों की किस प्रकार से पित्त लवणों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है कि इन वसाओं के साथ पित्त सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है और ये रचनाएं मिसेल कहलाती हैं। मतलब वसाओं के साथ ये पित्त क्या करता है? सूक्ष्म जटिल संरचनाएं बनाता है। उन संरचनाओं क्या बोलते हैं? मिसेल। क्या बनाते हैं? मिसेल। वसाओं के साथ पित्त लवण बन करके मिसेल का निर्माण करते हैं। प्रत्येक मिसेल वसा अम्लों की छोटी, प्रत्येक मिसेल क्या है? वसा अम्लों की छोटी रचना होती है। मतलब मिसेल है वो कायम में विलय होती है। मिसेल कायम में विलय होती है। और मिसेल होता क्या है? यहाँ पर मिसेल की हम बात करें तो मिसेल के बारे में ये बता रहे हैं कि जो ये प्रत्येक मिसेल है वो वसा अम्लों की छोटी रचना होती है। मिसेल वसा अम्लों की छोटी रचना होती है। मतलब मिसेल है वो वसा अम्लों की छोटी रचना होती है जिसका व्यास 3 से 6 म्यू मीटर होता है। इस मिसेल का व्यास होता है 3 से 6 म्यू मीटर व्यास होता है। इस मिसेल का व्यास बताया गया 3 से 6 म्यू मीटर होता है जब मिसेल सूक्ष्मांकुरों के समीप आती है। जब ये मिसेल होती है वो मिसेल, ये मान लो ये गोलिका है, मिसेल है, ये सूक्ष्मांकुर के रसांकुर पर क्या होंगे? सूक्ष्मांकुर। तो जैसे ही ये सूक्ष्मांकुरों के समीप आती है, सूक्ष्मांकुरों के समीप आती है तो इसमें स्थित वसा अम्ल मिसेल के रूप में, तो इसमें स्थित जो वसा अम्ल थे, इसमें स्थित वसा अम्ल मिसेल के रूप में एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका में विस्तृत हो जाते हैं। एंडोसाइटोसिस के द्वारा किस में चले जाते हैं? कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका द्रव्य में
चले जाते हैं, कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो कोशिका द्रव्य में जा रहे हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वो देखो। पहले यहाँ तक हम देख लें, फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले पचित भोजन का अवशोषण है, उसमें अधिकांश भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। लेकिन अल्कोहल व औषधियाँ जो वसा में घुलनशील हैं उनका अवशोषण आमाशय में होता है, और अधिकतर जो जल होता है अतिरिक्त उसका अवशोषण बृहदांत्र में होता है। फिर इसके सूक्ष्मांकुर हैं वो मिलकर के ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। फिर प्रत्येक जो सूक्ष्मांकुर बताया, रसांकुर बताया, उस रसांकुर में क्या होती है? लसिका केशिकाएं और रुधिर केशिकाएं होती हैं जो पचित भोजन का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। ये किस किस का? मोनोसेकेराइड्स, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों का सक्रिय विगमन व विसरण की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। लेकिन वसा का जो अवशोषण है, वसा के अवशोषण में पित्त लवणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पित्त लवण वसा की गोलिका के चारों ओर जुड़ करके मिसेल का निर्माण करते हैं, और ये मिसेल कायम में क्या हो जाती है? विलय। वरना वसा है वो विलय नहीं होती है, लेकिन उसको विलय करने का कार्य कौन करते हैं? ये मिसेल करते हैं। फिर जैसे ही ये मिसेल, वसा अम्लों की छोटी छोटी रचनाएं होती हैं मिसेल, और इनका व्यास 6 से 3 से 6 मीटर व्यास होता है। सूक्ष्मांकुरों के समीप, जैसे ही ये सूक्ष्मांकुरों के समीप आती हैं तो तब वसा अम्लों के मिसेल के रूप में एंडोसाइटिस की कोशिकाओं के द्वारा कोशिका द्रव्य में ये आ जाते हैं या ग्रहण कर लिए जाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो पहले यहाँ तक लिखो, पॉइंट डालो। पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण। इसमें लिखो, अधिकांश पचित पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है। अधिकांश पचित पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। पचित पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है। आगे लिखो, वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ एल्कोहल व औषधियाँ, वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ एल्कोहल व औषधियाँ, वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ एल्कोहल व औषधियाँ आमाशय में अवशोषित होती है, आमाशय में अवशोषित होती है, आमाशय में अवशोषित होती है। फिर आगे लिखो, बृहदांत्र में मुख्यतः जल का अवशोषण होता है। बृहदांत्र में मुख्यतः जल का अवशोषण होता है, या ऐसे लिख सकते हो, अतिरिक्त जल का अवशोषण बृहदांत्र में होता है। बृहदांत्र में मुख्यतः जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। आगे लिखो,
अलग लाइन में को श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर। श्लेष्मिका की उपकला में, श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। पहले को प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका, प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका केशिका एवं रुधिर केशिकाएं होती हैं। रुधिर केशिकाएं होती हैं। आगे लिखो, पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड्स, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का अवशोषण होता है। आगे लिखो, अलग लाइन में लिखना, अवशोषण की मुख्य क्रियाविधियां सक्रिय अभिगमन एवं विसरण हैं। अवशोषण की मुख्य क्रियाविधियां सक्रिय अभिगमन एवं विसरण हैं। आगे अलग लाइन में लिखना, एमिनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा कहाँ पर हो रहा है? रुधिर में होता है। सक्रिय अभिगमन द्वारा रुधिर में होता है। आगे लिखो, रुधिर में होता है। आगे अलग लाइन में को, वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड, वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिका में होता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एमिनो अम्ल हैं या मोनोसेकेराइड्स हैं, उनका तो जो परिवहन है
वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा किसमें हो रहा है, रक्त में हो रहा है। जबकि वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल हैं, इनका विसरण की क्रिया के द्वारा जो अवशोषण होता है वो किसमें होता है, लसिका में होता है। आगे देखेंगे, पित्त लवणों की अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पित्त लवणों की अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे लिखो, पित्त लवणों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे लिखो, इन वसाओं के साथ पित्त सूक्ष्म, इन वसाओं के साथ पित्त सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है। सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है। पित्त सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है। जटिल रचनाएं बनाता है। आगे लिखो, ये रचनाएं मीसेल कहलाती हैं। इन रचनाओं को क्या नाम दिया गया है, मीसेल। ये रचनाएं मीसेल कहलाती हैं। ये रचनाएं मीसेल कहलाती हैं। आगे लिखो, मीसेल कायम में विलय होते हैं। मीसेल कायम में विलय होते हैं। वसा कायम में घुलनशील नहीं होती है, लेकिन ये मीसेल बनाकर उसको घुलनशील कर देते हैं। मीसेल कायम में विलयशील होते हैं। आगे लिखो, प्रत्येक मीसेल वसा अम्लों की छोटी रचना होती है। प्रत्येक मीसेल वसा अम्लों की छोटी रचना होती है। वसा अम्लों की छोटी रचना होती है, जिसका व्यास 3 से 6 म्यूमीटर होता है। जिसका व्यास 3 से 6 म्यूमीटर होता है। 3 से 6 म्यूमीटर होता है। आगे लिखो, जब मीसेल सूक्ष्मांकुरों के समीप आती है, जब मीसेल सूक्ष्मांकुरों के समीप आती है, मीसेल सूक्ष्मांकुरों के समीप आती है, तो इसमें स्थित वसा अम्ल, तो इसमें स्थित वसा अम्ल मीसेल के रूप में, इसमें स्थित वसा अम्ल मीसेल के रूप में एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका में विस्तृत हो जाती है। कोशिका में विस्तृत हो जाती है। बस यहाँ तक। इससे आगे पहले समझते हैं, फिर हम इससे आगे पढ़ते हैं।
वसा के अवशोषण की प्रक्रिया देख रहे हैं हम, तो इसमें देखना ये वसा का अवशोषण लसिका वाहिनियों में किस प्रकार से होता है, तो वो देख रहे हैं हम। देखो ऐसे ये रसांकुर जो हैं वो हमारे ब्रुश बॉर्डर का निर्माण कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो है हमारी लसिका वाहिनी है, क्या है, लसिका वाहिनी है। यहाँ हमारी क्या बताई गई है, लसिका वाहिनी बताई गई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे वसा अम्ल थे वो वसा अम्ल किस रूप में, जैसे ये वसा था, ये ऐसे मिसेल के रूप में इधर गति कर रहा है। किसके रूप में, मिसेल के रूप में ये गति कर रहा है। और ये मिसेल के रूप में वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड है, वसा अम्ल है और मोनोग्लिसराइड। ये वसा अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड है वो कहाँ से, एंडोसिट जो कोशिकाएं उनके द्वारा ये क्या कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये कहाँ गए, अब यहां से यहां पर आगे दे रखी है अंतर्द्रव्ययी जालिकाएं। क्या दे रखी है, अंतर्द्रव्ययी जालिकाएं। अब ये जो अंतर्द्रव्ययी जालिकाएं हैं ये हमारे पास यहाँ पर अंतर्द्रव्ययी जालिकाएं हैं। इन अंतर्द्रव्ययी जालिकाओं में ये प्रवेश करते हैं और यहाँ पर ये जो प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये प्रवेश करें और यहाँ पर ये प्रवेश करने से ट्राइग्लिसराइड में बदल रहे। यहाँ से ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होगा और ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होने के बाद में काइलोमाइक्रोन का निर्माण होगा। यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण और ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण के बाद में क्या बनेगा, काइलोमाइक्रोन का निर्माण। माइक्रोन का निर्माण, ये काइलोमाइक्रोन का निर्माण हो गया। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये भी यहाँ पर प्रवेश कर रही है, ट्राइग्लिसराइड में बदल रही है, उसके बाद में ये काइलोमाइक्रोन हो रहा है। ये काइलोमाइक्रोन है वो क्या हो रहे हैं, काइलोमाइक्रोन का बहिर्कोशिका लयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका बहिर्कोशिका लयन। और यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये बहिर्कोशिका लयन हो गया। और बहिर्कोशिका लयन के द्वारा ये किस में आ गई, हमारी जो लसिका वाहिनियां हैं उनमें ये क्या कर गए, प्रवेश कर गए। काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन का बहिर्कोशिका लयन, काइलोमाइक्रोन का बहिर्कोशिका लयन। ये इस प्रकार से जो वसा है उसका परिवहन होता है। तो वसा के अवशोषण की प्रक्रिया का पहले चित्र बना लें, किस प्रकार से वसा का अवशोषण हो रहा है, उसके बाद में इसके बारे में समझते हैं और लिखते हैं। तो पहले आप ये वसा अवशोषण की प्रक्रिया का चित्र बनाएं।
चित्र बना ले पहले एक बार साहब, फिर आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखना ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण है और यहाँ पर है काइलोमाइक्रोन का निर्माण और यहाँ पर काइलोमाइक्रोन का बहिर्कोशिका लयन। बहिर्कोशिका लयन के द्वारा किसमें पहुँच रहा है? लसिका में। किसमें जा रहा है? लसिका। ये क्या है यहाँ पर हमारा? लसिका। जल्दी से बना लें। बनाने के बाद में देखो, जैसे ही ये कोशिका हैं उनमें वह शामिल है, वो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिकाओं में जाता है। किसमें जा रहा है? पहले चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिकाओं में जा रहा है और किसका संश्लेषण कर रहा है? ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण कर रहा है। किसका संश्लेषण कर रहा है? ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करता है। और इन ट्राइग्लिसराइड अणुओं को जो चारों ओर से क्या करती है? प्रोटीन घेर लेती है। ये जो ट्राइग्लिसराइड का जो अणु बना हमारे पास, इसको चारों ओर से प्रोटीन का अणु घेर लेता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है? काइलोमाइक्रोन। किसका निर्माण होता है? काइलोमाइक्रोन का निर्माण हो जाता है। काइलोमाइक्रोन बहिर्कोशिका लयन द्वारा बाहर निकलकर लसिका कोशिकाओं में चली जाती है और ये लसिका तंत्र से होते हुए सीरा और रुधिर प्लाज्मा में। फिर ये काइलोमाइक्रोन है वो इस लसिका तंत्र से होती हुई कहां पर जाती है? रुधिर व प्लाज्मा में पहुंच जाती है। कौन? वसा। प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन लाइपेज की सहायता से इन्हें वसाम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल देते हैं। अब प्लाज्मा में ये जो लिपोप्रोटीन थे वो लाइपेज की सहायता से प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन है वो लाइपेज की सहायता से किसमें? वसा अम्लों और मोनोग्लिसराइड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? वसा अम्लों व मोनोग्लिसराइड में बदल जाते हैं। मोनोग्लिसराइड में बदल जाते हैं। मतलब प्लाज्मा से ये किस में बदल रहे हैं? मोनोग्लिसराइड में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद में विटामिन व लवण है सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित होते हैं। विटामिन व लवण सक्रिय व निष्क्रिय अभिगमन द्वारा क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। निष्क्रिय विधि द्वारा या सक्रिय विधि के द्वारा अवशोषित होते हैं। जल का अवशोषण केवल विसरण द्वारा होता है, लेकिन जो जल का अवशोषण हो रहा है वो किससे होता है? केवल विसरण से होता है। जल का अवशोषण है वो विसरण के द्वारा होता है। बृहदान्त्र में जल और कुछ विटामिन अवशोषित होते हैं। हमारी जो बृहदान्त्र है उसमें क्या होता है? एक तो जल और कुछ विटामिन, जैसे विटामिन के।
जैसे विटामिन के। इसका जो अवशोषण है वो कहाँ पर होता है? वृहद आंत्र में होता है। तो चित्र के नीचे लिखना चालू करो। कोशिका में वसा आम्ल, कोशिका में वसा आम्ल चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में प्रवेश कर, कोशिका में वसा आम्ल चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में प्रवेश कर, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में प्रवेश कर नई ट्राइग्लिसराइड, नई ट्राइग्लिसराइड संश्लेषित करते हैं, नई ट्राइग्लिसराइड संश्लेषित करते हैं। फिर आगे लिखो, इन ट्राइग्लिसराइड अणुओं को, इन ट्राइग्लिसराइड अणुओं को चारों ओर से प्रोटीन घेर लेती है, इन ट्राइग्लिसराइड अणुओं को चारों ओर से प्रोटीन घेर लेती है, प्रोटीन घेर लेती है। आगे लिखो, इस प्रकार लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन, इस प्रकार लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं, इस प्रकार लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं काइलोमाइक्रोन कहलाती हैं, काइलोमाइक्रोन। इस प्रकार लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं काइलोमाइक्रोन कहलाती हैं। फिर आगे लिखो, काइलोमाइक्रोन बहिकोशिका लैन द्वारा बाहर निकलकर, काइलोमाइक्रोन बहिकोशिका लैन द्वारा, बहिकोशिका लैन द्वारा बाहर निकलकर लसिका केशिका में चली जाती हैं, बाहर निकलकर लसिका केशिका में चली जाती हैं, लसिका केशिका में चली जाती हैं। फिर आगे लिखो, ये लसिका तंत्र से होते हुए, ये लसिका तंत्र से होते हुए, ये लसिका तंत्र से होते हुए लसिका तंत्र से होते हुए शिरा के रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती हैं, शिरा के रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती हैं, रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती। फिर आगे लिखो, प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन, प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन, प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन लाइपेज की सहायता से, प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन लाइपेज की सहायता से लाइपेज की सहायता से इन्हीं वसाम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में बदल देते हैं, इन्हीं वसाम्ल मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है, इन्हीं वसा अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है। तो ये वसा का जो अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है, कैसे हो रहा है, उसको चित्र द्वारा समझाएं तो आपको ये चित्र बना करके आप उसको समझा सकते हो कि सक्रिय अभिगमन के द्वारा जो वसा का अवशोषण हो रहा है वो किस प्रकार से होता है। आगे अलग लाइन में लिखो, विटामिन व लवण, विटामिन व लवण सक्रिय या निष्क्रिय विधि से अवशोषित होते हैं, विटामिन व लवण, विटामिन व लवण सक्रिय, विटामिन व लवण सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा, सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा
अवशोषित होते हैं। अवशोषित होते हैं। आगे लिखो, जल का अवशोषण केवल विसरण द्वारा होता है। जल का अवशोषण केवल विसरण द्वारा होता है। फिर आगे लिखो, वृहद आत्र में जल व कुछ विटामिन अवशोषित होते हैं। वृहद आत्र में जल व कुछ विटामिन अवशोषित होते हैं। अवशोषित होते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, ये अवशोषण वाला हो गया पचित भोजन का। अब देखते हैं हम स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कि जो हमने अवशोषित किया, उस अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं, उनका सभी का हम ऊर्जा के लिए काम में नहीं लेते हैं। कुछ पदार्थ इसमें से ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए ऊर्जा के लिए काम में नहीं आते हैं। तो वो कौन से पदार्थ हैं वो देखते हैं। देखो, स्वांगीकरण पॉइंट हमारा, स्वांगीकरण। अगला जो पॉइंट हमारा वो पॉइंट डालो, पॉइंट नंबर 4, स्वांगीकरण। पहला जो पॉइंट था हमारा वो पॉइंट था हमारा कौन सा, नंबर 1 अंतर्ग्रहण। दूसरा जो पॉइंट था वो था हमारा पाचन। तीसरा पॉइंट था वो था हमारा पचित भोजन का अवशोषण। और चौथा पॉइंट स्वांगीकरण। और पांचवा पॉइंट है मलत्याग, लास्ट पॉइंट। तो अभी हम स्वांगीकरण के बारे में देखते हैं। देखो, अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। अवशोषित जो खाद्य पदार्थ है वो रुधिर के द्वारा कहां पर चले जाएंगे, कोशिकाओं में। कहां पर चले जाएंगे, कोशिकाओं। और कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संगठित हो जाती है। अब कोशिका में ये पदार्थ चले गए, तो कोशिका में जाने के बाद में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका क्या होता है, विघटन होता है। और फिर जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी के रूप में इकट्ठी हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। अब खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित होती है। लेकिन जो ज्यादा मात्रा बच रही है वो खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित होती है। खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में, ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित होती है। अब इन पदार्थों के शरीर के लिए अनावश्यक नए पदार्थ, इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि भी संश्लेषित होते हैं। यकृत इन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो पदार्थ है हमारे ग्लाइकोजन और वसा, तो इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक, जब शरीर को आवश्यक हो कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये ग्लाइकोजन टूटकर क्या बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकता है। तो शरीर को आवश्यकता होने पर इन पदार्थों से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का संश्लेषण किया जा सकता है। और यकृत इन क्रियाओं के लिए, ग्लाइकोजन से ये बनाने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है, यकृत सहायक होता है। इन क्रियाओं के लिए कौन सहायक है, यकृत सहायक है। दोबारा से एक बार फिर से सुन ले, फिर हम इसको लिखेंगे स्वांगीकरण को। जैसे ही हमारा पचित भोजन जो अवशोषित हुआ, वो अवशोषित भोजन रुधिर से कोशिकाओं में जाएगा। कोशिकाओं में इसका विघटन होगा, विघटन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा प्राप्त के बाद में ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है।
लेकिन जो ऊर्जा नहीं चाह रही हमें, तो जो अतिरिक्त भोजन था वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित हो जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन और वसा हमारा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इन सभी क्रियाओं में हमारा कोशिकांग यकृत है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया हमारा स्वांगीकरण वाला पॉइंट। तो इसमें लिख लो आप, स्वांगीकरण लिख लो। स्वांगीकरण लिखो। स्वांगीकरण पॉइंट डालो इसमें, लिखो स्वांगीकरण। इसमें लिखो अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर द्वारा कोशिका में पहुंच जाते हैं। अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर द्वारा कोशिका में पहुंच जाते हैं। अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर द्वारा कोशिका में पहुंच जाते हैं। रुधिर द्वारा कोशिका में पहुंच जाते हैं। आगे लिखो कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। एवं ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित की जाती है। एवं ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित की जाती है। एटीपी का नाम पूरा याद नहीं है तो लिख सकते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के कोष्टक में लिख सकते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में संचित की जाती है। इसकी जो अतिरिक्त ऊर्जा आती है किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में संचित की जाती है। आगे लिखो खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में, खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संचित होती है। खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संचित होती है। ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संचित होती है। ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संचित होती है। आगे लिखो इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थ, इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का भी संश्लेषण होता है। आदि का भी संश्लेषण होता है। आदि का भी संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। आगे लिखो यकृत इन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत इन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा अगला पॉइंट जो था इसका चौथा पॉइंट स्वांगीकरण, वो भी पूरा हो गया। कि जो पचित भोजन था वो अवशोषित हुआ, रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में गया,
कोशिकाओं में उसका ऊर्जा के लिए उपयोग किया गया, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हुई, अतिरिक्त भोजन था वो ग्लाइकोजन या वसा के रूप में इकट्ठा हो गया और आवश्यकता पड़ने पर वही नए पदार्थ वापस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। ये सभी क्रियाएं करने में जो सहायक अंग है या अंग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो अंग है हमारा कौन? यकृत। अब आता है मल त्याग कि भोजन का जो अपचित भाग वो वृद्धांत्र में आता है। इसमें अनेक जीवाणु हैं जो अपचित भोजन में उपस्थित सेलुलोज था उसका अपघटन कर देते हैं। अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है वो है मल त्याग। अगला पॉइंट डालो पांचवा, मल त्याग। इसमें देखो भोजन का अपचित भाग, जो अपचित भाग था वो कहाँ पर आया? वृहदांत्र में। कहाँ पर आया? वृहदांत्र में आया। और वृहदांत्र में इसमें अनेक जीवाणु होते हैं जो अपचित शेष में उपस्थित सेलुलोज का विघटन करते हैं और वृहदांत्र का मुख्य कार्य जल अवशोषण और मल बनाना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण व मल बनाना, मतलब जल का अवशोषण करना और मल का निर्माण करना वृहदांत्र का मुख्य कार्य है। कोलोन में अधिकांश जल अवशोषित हो जाता है, वह खनिज लवण भी अवशोषित होते हैं। इसके कौन से भाग में? कोलोन में। किस किस का? अधिकांश जल का और खनिजों का अवशोषण। खनिजों का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। शेष बचा अपचित भाग, श्लेष्मा, मृत कला कोशिकाएं। शेष बचा जो अपचित भाग है, अपचित भाग किस किस के साथ? श्लेष्मा, मृत कोशिकाएं, श्लेष्मा, मृत कोशिकाएं और मृत जीवाणु, पित्तवर्णक, मृत जीवाणु, पित्तवर्णक आदि मिलकर क्या बनाते हैं? मल का निर्माण करते हैं। आदि मिलकर क्या बनाते हैं? मल का निर्माण करते हैं। लगभग 24 घंटे में 1 या 2 बार मल विसर्जित किया जाता है। एक या 2 बार मल विसर्जित किया जाता है। मतलब 24 घंटे में लगभग हम 1 बार या 2 बार मल विसर्जित करते हैं। जब मल को मलाशय से रखा जाता है तो मलाशय की भित्ति संकुचित होकर मल पर दाब पड़ता है। दाब पड़ने पर अवरोधनी खुल जाती है। मतलब मल पर दबाव पड़ेगा तो इसमें जो अवरोधनी थी, अवरोधनी, वह क्या हो जाती है? खुल जाती है। अरे गुदा पर अवरोधनी थी ना, तो एक आंतरिक अवरोधनी और एक बाह्य अवरोधनी। आंतरिक अवरोधनी थी अनैच्छिक और बाह्य अवरोधनी थी ऐच्छिक। तो जो आंतरिक अवरोधनी है उस पर दबाव पड़ने से इसकी अवरोधनियां खुल जाएंगी। अवरोधनी खुलती हैं और गुदा द्वारा मल त्याग दिया जाता है। मल त्याग तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर मल का दाब लगभग कितना हो? 20 mm Hg पहुंच जाए। कब मल त्याग कब होगा? जब मल के द्वारा मलाशय की भित्ति पर 20 mm Hg दाब, कितना दाब लग जाए? 20 mm Hg दाब के बराबर अगर गुदा की भित्ति, जो गुदा से मलाशय की भित्ति पर दाब लगता है, मलाशय की भित्ति पर दाब लगता है तो मलाशय की भित्ति पर 20 mm Hg के बराबर दाब लगता है, तभी मल दाब या मल त्याग होता है। कि मल त्याग तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर मल का दाब, मल के द्वारा लगने वाला दाब कितना हो जाए? 20 mm Hg हो जाए। ये हमारा पॉइंट हुआ मल त्याग। कि जैसे ही अपचित भोजन है वो वृहदांत्र में पहुंचता है तो अपचित भोजन से जल अवशोषण
क्या होता है, जल अवशोषण और मल बनाना बृहदांत्र का मुख्य कार्य है। इसके कोलोन भाग में जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। फिर इसके बाद में अपचित भाग श्लेष्मा, मृत उपकला की कोशिकाएं, मृत जीवाणु, पित्तवर्णक आदि मिलकर मल का निर्माण करते हैं और 24 घंटे में 1 या 2 बार मल विसर्जन किया जाता है। जैसे ही मलाशय पर मल के द्वारा मलाशय की जो भित्ति है उस पर दाब पड़ता है तो मल पर दाब लड़ेगा, मल बाहर की ओर धकेला जाएगा। धकेलने से अवरोधनी की जो भित्तियां हैं उन पर दबाव पड़ेगा, इससे अवरोधनी खुल जाएगी और मल गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। और इसे त्यागने के द्वारा मल के द्वारा मलाशय की भित्ति पर कितना दाब होना चाहिए, कम से कम 20 mmHg दाब होना चाहिए। यह हमारा मल त्याग पॉइंट हुआ। तो आप डालें मल त्याग, मल त्याग। मल त्याग और इसमें लिखें भोजन का अपचित भाग वृहद आंत्र में आता है। भोजन का अपचित भाग वृहद आंत्र में आता है। अपचित भाग वृहद आंत्र में आता है। इसमें अनेक जीवाणु होते हैं। अपचित भाग वृहद आंत्र में आता है, इसमें अनेक जीवाणु होते हैं। अनेक जीवाणु होते हैं। अनेक जीवाणु होते हैं। आगे लिखो जो अपचित शेष में उपस्थित सेलुलोज का विघटन करते हैं। जो अपचित शेष में उपस्थित सेलुलोज का विघटन करते हैं। सेलुलोज का विघटन करते हैं कौन, जीवाणु। सेलुलोज का विघटन करते हैं। आगे लिखो वृहद आंत्र का मुख्य कार्य जल अवशोषण व मल बनाना होता है। वृहद आंत्र का मुख्य कार्य जल अवशोषण व मल बनाना होता है। वृहद आंत्र का मुख्य कार्य जल अवशोषण व मल बनाना होता है। जल अवशोषण व मल बनाना होता है। जल अवशोषण व मल बनाना होता है। आगे लिखो कोलोन में अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। कोलोन में अधिकांश जल व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है, इसे लिख लो। कोलोन में अधिकांश जल व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। आगे लिखो शेष बचा अपचित भाग श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं। यहाँ पर मृत और इसके बीच में वो लिख देना उपकला कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं नहीं, मृत उपकला कोशिकाएं। मृत उपकला कोशिकाएं, मृत उपकला कोशिकाएं। मृत जीवाणु, मृत जीवाणु, मृत जीवाणु, पित्तवर्णक, मृत जीवाणु, पित्तवर्णक आदि मिलकर
आदि मिलकर मल बनाते हैं, मिलकर मल बनाते हैं। फिर आगे लिखो, लगभग 24 घंटे में एक या दो बार, लगभग 24 घंटे में एक या दो बार मल विसर्जित किया जाता है। लगभग 24 घंटे में एक या दो बार मल विसर्जित किया जाता है। मल विसर्जित किया जाता है। आगे लिखो, जब मल को मलाशय में धकेला जाता है, जब मल को मलाशय में धकेला जाता है, जब मल को मलाशय में धकेला जाता है, तब मलाशय की भित्ति संकुचित, तब मलाशय की भित्ति संकुचित होने पर, तब मलाशय की भित्ति संकुचित होने पर मल पर दबाव पड़ता है, मल पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। आगे लिखो, दबाव पड़ने पर अवरोधनी खुल जाती है, दबाव पड़ने पर अवरोधनी खुलती है तथा अवरोधनी खुलती है तथा गुदा द्वारा मल बाहर त्याग दिया जाता है। अवरोधनी खुलती है तथा गुदा द्वारा मल बाहर त्याग दिया जाता है, गुदा द्वारा मल बाहर त्याग दिया जाता है, मल बाहर त्याग दिया जाता है। आगे देखें, मल त्याग तभी होता है, मल त्याग तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर, मल त्याग तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर मल दाब, जब मलाशय की भित्ति पर मल का दाब लगभग 20 mmHg पहुंच जाता है, मल का दाब लगभग 20 mmHg पहुंच जाता है। अब इसके बाद में हमारा अलग ये हमारा पाचन की क्रिया विधि थी वो पूरी हो गई, पाचन तंत्र हमारा पूरा। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे ऊर्जा के लिए काम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कम मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो उन पदार्थों के बारे में हम देखते हैं और उनका हम अध्ययन करते हैं। तो विटामिन देखते हैं हम, विटामिन्स। विटामिन्स, इन विटामिन्स के बारे में हम सुने तो ये विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये? विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यानी ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो आवश्यकता कम लेकिन निश्चित मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को कम होती है लेकिन निश्चित मात्रा में होती है, निश्चित मात्रा में होती है। तो इसको एक सारणी के माध्यम से समझाया गया है
एक सारणी में विभिन्न विटामिन दे रखे हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में विवरण दिया गया है। तो हम इस सारणी के माध्यम से सभी विटामिन, उनके स्रोत और उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले विटामिन डालो, इसकी 2 लाइन लिखकर फिर सारणी देखते हैं हम। सबसे पहले आप विटामिन्स पॉइंट डालो, इसमें लिखो ये विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स पॉइंट डालकर उसमें लिखो ये विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं जो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। आगे लिखो इनकी आवश्यकता कम लेकिन निश्चित मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता कम लेकिन निश्चित मात्रा में होती है। निश्चित मात्रा में होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अभी सारणी के माध्यम से हम जो विभिन्न विटामिन्स हैं हमारे, उन विटामिन्स के बारे में हम देख रहे हैं। उन विटामिन्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे सारणी बनाकर कि ये कितनी प्रकार के और कौन कौन से विटामिन होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से विटामिन हैं और उनकी क्या क्या स्रोत हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो लाइन है यहाँ पर हम लिखेंगे क्रम संख्या 1 2 3 4। फिर दूसरा हम विटामिन, उसके संकेत व नाम। दूसरे खाने में हम क्या लिखेंगे? विटामिन। क्या लिखेंगे? विटामिन। और विटामिन में हम क्या लिखेंगे? उसके संकेत व नाम। संकेत व नाम। विटामिन, फिर उसका हम संकेत और उसका नाम। दूसरा जो हमारा खाना है वो लिखेंगे हम प्रमुख खाद्य स्रोत। दूसरा जो खाना है उसमें लिखेंगे हम क्या? प्रमुख खाद्य स्रोत। किससे हमें प्राप्त होगा ये? प्रमुख खाद्य स्रोत। प्रमुख खाद्य स्रोत। तीसरा जो खाना है उसमें हम लिखेंगे इसके क्या? कार्य। और चौथा खाना है उसमें हम लिखेंगे इसके न्यूनता के रोग। क्या लिखेंगे? न्यूनता रोग। न्यूनता रोग। ये टेबल बना लें आप, फिर हम इनमें एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। पहले विटामिन संकेत व नाम। दूसरा हम उसमें आप देखना इसके प्रमुख जो खाद्य स्रोत हैं वो, फिर इसके कार्य और फिर इसके न्यूनता रोग। फिर इसके न्यूनता रोग।
न्यूनता रोग। अब सबसे पहले क्रम संख्या में नंबर 1, क्रम संख्या में 1 नंबर, और विटामिन है हमारा वो है ए। विटामिन क्या है? ए। इसका जो नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनोल। नाम लिखेंगे रेटिनॉल। इसके जो खाद्य स्रोत हैं वो लिखेंगे हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, गाजर, टमाटर, यकृत, पीतक, दूध, ये सभी जो हैं वो इसके क्या हैं? प्रमुख खाद्य स्रोत हैं। कार्य है दृष्टि वर्णक का निर्माण। इसका कार्य क्या है? दृष्टि वर्णक का निर्माण, दृष्टि वर्णक का निर्माण। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी रोग। रतौंधी। और दूसरा रोग है वो है जीरोपथैलेमिया। 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 जीरोपथैलेमिया जिसको बोलते हैं नेत्र शुष्कता। क्या बोलते हैं? शुष्क नेत्र। जीरोपथैलेमिया को क्या बोलते हैं? कोष्टक में लिख लेना, शुष्क नेत्र। ये दोनों रोग होंगे, ये दोनों रोग होंगे। ये हमारा विटामिन 1 हुआ, पहला विटामिन। ये हमने एक विटामिन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं दूसरा विटामिन। दूसरा विटामिन देखते हैं, वो देखते हैं विटामिन डी। क्रम संख्या 2 विटामिन है हमारा डी। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये किससे प्राप्त होता है? मछली के यकृत तेल से, दूध से। मछली के यकृत तेल, मछली के यकृत तेल से। उसके अलावा दूध, प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित दूध, और प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित। प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित। कैल्शियम आयनों का अवशोषण और अस्थि निर्माण इसका कार्य है। कैल्शियम आयनों का अवशोषण एवं अस्थि निर्माण। कैल्शियम आयनों का अवशोषण एवं अस्थि निर्माण इसका कार्य है।
और इससे होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स रोग, जो बच्चों में होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, कोष्टक में ले लेना, बच्चों का रोग है, मतलब बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स। इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये हमारा दूसरा हमारा जो रोग हुआ वो हुआ। दूसरे विटामिन के बारे में हमने देख लिया, इस विटामिन के द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, इससे किससे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे विटामिन की। तीसरा जो विटामिन है वो है ई, और इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन तीसरा है विटामिन ई, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल कहते हैं। और ये जो टेकोफेरॉल जो विटामिन है वो हमें प्राप्त होता है हरी पत्तियों से, गेहूं के अंकुर का तेल, हरी पत्तियां, गेहूं के अंकुर का तेल, हरी पत्तियां, गेहूं के अंकुर का तेल, यकृत दूध, यकृत और दूध। फिर इसकी कमी से असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण रोकना, 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 इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। फिर एंटीऑक्सीडेंट हो गया, इसके बाद में बांझपन या अंगघात, इसके कारण होने वाला रोग है वो है बांझपन या अंगघात। बांझपन व अंगघात इसके द्वारा होने वाले रोग हैं। बांझपन व अंगघात इसके द्वारा होने वाले रोग हैं। ये हमारा तीसरा विटामिन हुआ, ये हमारा तीसरा विटामिन हुआ। दिख रहा है सही सभी को? तीसरा विटामिन है। अभी हम इसके चौथे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन के। चौथा जो विटामिन आता है नंबर 4, और इसे बोलते हैं विटामिन के, और इस विटामिन के का नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, क्या है इसका नाम? नेप्थोक्विनोन। और ये हरी पत्तियों से आंत्र जीवाणु द्वारा संश्लेषित, हरी पत्तियों से और आंत्र जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित, आंत्र जीवाणु द्वारा संश्लेषित, जीवाणु द्वारा संश्लेषित। इसका कार्य है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण और रुधिर का थक्का बनाना। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण और रुधिर का थक्का बनाना। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा? रक्तस्राव होगा। रक्तस्राव यानी रुधिर का थक्का न बनना, रुधिर स्राव। इसकी कमी से होगा रुधिर स्राव।
क्वेश्चन में लिख सकते हो रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, रुधिर स्राव। ये चीज़ ये और देखना कि हमारे ये जो भी हमने विटामिन पढ़े हैं, ये जो चारों विटामिन हमने पढ़े हैं, ये सारे जो विटामिन हैं वो हैं वसा में विलय। चाहे यहाँ ऊपर लिख लेना ए लगा करके छोटे से, वसा में विलय। ये जो भी विटामिन हम पढ़ रहे हैं वो वसा में विलय पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा वो होंगे अगले जो विटामिन और हैं, 13 विटामिन दे रखे इसमें, तो अगले जो विटामिन हैं वो होंगे किसमें, जल में विलय। कौन से होंगे, जल में विलय, जिसमें मुख्य रूप से विटामिन बी और सी होता है और विटामिन बी के जो विभिन्न भाग होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ तक आप उतार लो, पहले ये सारणी ऐसे कैसे उतार लो चारों विटामिनों को। जल्दी से लिखें सारणी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सबसे पहला विटामिन है हमारा ए, इसका नाम है रेटिनॉल। प्राप्त ये किससे होता है, हरी सब्जियों से, गाजर, टमाटर, यकृत, पीतक और दूध से। कार्य क्या है, दृष्टिवर्गों का निर्माण। इसकी कमी से कौन सा रोग है, रतौंधी, या दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया, जिसको शुष्क नेत्र रोग भी कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो विटामिन देखा हमने, विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये प्राप्त होता है मछली के यकृत के तेल से, दूध, प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित। कैल्शियम आयनों का अवशोषण और अस्थियों का निर्माण। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में ज़्यादातर होता है। उसके बाद में विटामिन ए, जिसको बोलते हैं टेकोफेरॉल, और हरी पत्तियां, गेहूं के अंकुर का तेल, यकृत, दूध, ये प्राप्ति स्रोत हैं। फिर ये असंतृप्त जो वसा है उनके ऑक्सीकरण को रोकता है। तो कैसा हुआ, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये बांझपन और अंगघात इसके कारण होने वाले रोग हैं। अंगघात और बांझपन रोग इससे होते हैं। उसके बाद में हमने देखा विटामिन के, जिसको नेप्थोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेप्थोक्विनोन। ये भी हरी पत्तियों से आंत्र जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण और रुधिर का थक्का बनाता है। कमी से रुधिर स्राव होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा।
ये हो गया हमारा क्या, किसके बारे में, जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन थे 4, उनके बारे में। अब अगली क्लास में भी हम विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई तो अब आगे और करें इनको तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी जो हम जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे बी और सी, वो विटामिन देखेंगे हम अगली क्लास में। आज की जो क्लास है उस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।